नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक अक्षरों का चैनल पर। आज हम करेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत। जो प्लेटो हैं ये पाश्चात्य समीक्षा जगत के महान विद्वान, एक दार्शनिक और कवि, हृदय प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के साथ साथ एक आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर प्लेटो की बात करें तो सबसे पहले हमें इनके जीवन को जानना होगा। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था और कहाँ हुआ था ये आपको बात ध्यान में रखनी है, एथेंस में हुआ था। इनका निधन 347 ईसा पूर्व हुआ। मूल नाम इनका देखें तो अरिस्तोक्लिस इनका मूल नाम था। सुकरात द्वारा इनको जो नाम दिया गया वो क्या था? प्लाटोन था। और जो इनका नाम प्लेटो है ये अंग्रेजी का शब्द है, या इनका अंग्रेजी में जो नाम है प्लेटो, ये अंग्रेजी में इसी नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता की अगर बात करें तो इनका नाम अस्टिटोन था, माता पेरिक्टोन। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इयोन, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिम्पोजियम, फ्रेदुस, द रिपब्लिक और इसके साथ साथ फ्लेबुस और द लाज। यहाँ पर ध्यान दें कि जो द रिपब्लिक और द लाज है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, प्लेटो को अगर देखें तो कुछ है इनकी आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि ये काव्य में कल्पना का विरोध करते हैं और यहाँ पर इन्होंने काव्य में सौंदर्य और अच्छाई का विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये कानून और न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब प्लेटो के समय काल की अगर बात करें तो ये वो समय काल था जब एथेंस के लोग क्या कर रहे थे? भोग और विलास में अपना जीवन जी रहे थे। भोग विलास में जीवन जीने के लिए किस प्रकार के काव्य की आवश्यकता होगी? मनोरंजन की। तो मनोरंजन पूर्ण जो काव्य लिखा जा रहा था उसमें समाज को सुधार करने की दिशा में कोई संदेश नहीं था, या समाज में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं था। उस समय में जो मनोरंजन के लिए काव्य लिखा जा रहा था उससे सामाजिक और राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो प्रभावित हो रही थी। सामाजिक और राजनीति। अब देखिए, जो ये परिस्थितियां हैं इनमें क्या हो रहा है? क्योंकि काव्य कैसा लिखा जा रहा है? भोग विलास वाला। तो ये यहाँ पर दूषित हो रही थी। जो ये परिस्थितियां हैं या जो वातावरण है, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है, वो सब दूषित हो गया था। ऐसे में प्लेटो जैसे दार्शनिक और संत स्वभाव वाला व्यक्ति इस बात को देखकर बहुत दुखी और व्यथित था। इसीलिए प्लेटो एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। एक दार्शनिक के रूप में प्लेटो की अगर चर्चा करें तो ये दार्शनिक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और इसके साथ साथ शिक्षा पद्धति के संचालक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इसीलिए ये एक कवि और कलाकार के साथ साथ दार्शनिक विचारों को प्रकट करने वाले या प्रस्तुत करने वाले थे, समाज में सुधार के लिए प्रयास करने वाले थे और शिक्षा का समाज में संचालन अपने अनुसार करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इस प्रकार की कविता का विरोध किया जो कानून और न्याय का उल्लंघन करती है। यानी जो भी काव्य रचना की जाए वो कानून और न्याय के दायरे में बंद कर हो। यहाँ सौंदर्य और अच्छाई का इन्होंने विरोध किया है। ये मानते हैं कि सौंदर्य और अच्छाई में कल्पना का प्रयोग रहता है। कल्पना, इन्होंने कल्पना का विरोध किया है। ये कल्पना को काव्य का आधार स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि कल्पना मनुष्य को बरगलाती है या उससे सच्चाई से दूर ले जाती है, जबकि ये किसके पक्षधर हैं? ये सच्चाई के पक्षधर हैं। तो इसी आधार पर आज हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत जानेंगे। इनके दो काव्य सिद्धांत हैं। तो प्लेटो के जो काव्य के सिद्धांत हैं वो मूलतः दो हैं। एक सिद्धांत है जो है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। काव्य की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई और कैसे होनी चाहिए, कवि को क्या इसमें योगदान देना चाहिए, और अनुकरण का मतलब नकल, उस सिद्धांत को भी इन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। इनको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य की उत्पत्ति की। ये क्या मानते हैं कि काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। ये यहाँ पर दैवीय शक्ति से प्रभावित है। ये मानते हैं कि देवी शक्ति है जो काव्य के लिए प्रभावित करती है। यह काव्य एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो दैवीय शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है। इसीलिए काव्य का सृजन करना एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद है, यानी ईश्वर के प्रति हमारे भाव हैं।
उसी का परिणाम क्या है? काव्य है। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है। ये परिभाषा है, आप ध्यान में रखें, ये प्लेटो की ही परिभाषा है, दोनों ही परिभाषा, कि काव्य की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है। वास्तविक रचयिता इन्होंने किसको माना है? ईश्वर को माना है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि काव्य, सबसे पहले तो इन्होंने काव्य चेतना की तुलना किससे की है? बांसुरी से करी है। लेकिन उस बांसुरी में अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो कौन करता है? भगवान ही करता है, ईश्वर ही करता है। अथवा ये मानते हैं कि काव्य अगर एक वीणा है तो उस वीणा के तारों को कौन बजाने का प्रयास करता है? वो ईश्वर ही बजा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कवि तो केवल माध्यम है, वास्तविक अगर कोई काव्य रचयिता है तो वो कौन है? ईश्वर है। ये परिभाषा प्लेटो की है काव्य के बारे में। प्लेटो ने काव्य को नैतिकतावाद और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है, ना कि मनोरंजन की दृष्टि से। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि काव्य कैसा हो? समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाला हो और समाज के लिए उपयोगी हो। केवल मनोरंजन करने के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने काव्य और कवि पर 3 आरोप लगाए। ये क्या मानते हैं कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है, यानी नकल की नकल है, नकल की नकल। अब देखिए, ये काव्य को कवि की देन नहीं मानते, बल्कि ये कवि के नकल की भी नकल मानते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि कवि स्वयं अज्ञानी है और वो साथ ही साथ काव्य के माध्यम से अपनी अज्ञानता का प्रचारक भी है। तीसरा ये मानते हैं कि कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। तो कवि को ये महत्व नहीं देते, ये किसको महत्व देते हैं? ईश्वर को महत्व देते हैं। और कवि पर इन्होंने आरोप लगाए हैं। एक तो ये मानते हैं कवि तो नकल की नकल करता है, दूसरा ये मानते हैं कि कवि क्या है? अज्ञानी है, और वो अगर अपना काव्य लिख रहा है तो वो अज्ञानता का ही प्रचार कर रहा है। दूसरा ये मानते हैं कि कवि समाज में अनाचार को फैला रहा है, उसका पोषण कर रहा है, इसीलिए वो अपराधी है। तो काव्य की उत्पत्ति से जुड़े हुए ये प्लेटो के विचार हैं। इसके साथ ही प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने हैं। एक तो अनुकरणात्मक, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा मिश्र। जो अनुकरणात्मक है, यानी जिसका नकल करी जा सकती है, वो एक तो प्रहसन है और दूसरा व्यंग्य। प्रहसन क्या है? जो छोटे छोटे नाटक होते हैं। व्यंग्य यानी जो व्यंग्यात्मक तरीके से, पद्धति से जिनको मंच पर मंचित किया जा सकता है, ऐसे प्रहसन और ऐसे व्यंग्य, उनकी नकल करी जा सकती है, यानी वो अनुकरणात्मक है। दूसरा क्या है? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक काव्य के इन्होंने 3 अंग माने हैं। अनुकरणात्मक काव्य के 2 भेद हैं, प्रहसन और व्यंग्य। लेकिन वर्णनात्मक काव्य के 3 अंग माने हैं। शब्द, माधुर्य और लय, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? वर्णनात्मक काव्य बनता है। तीसरा क्या है? मिश्र काव्य। मिश्र काव्य है जहाँ इन दोनों का संगम या संयोग देखा जा सकता है। यहाँ पर मिश्रित भाव समाविष्ट रहते हैं, इसीलिए ये कौन सा काव्य है? मिश्र काव्य। तो प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं? काव्य के 3 भेद स्वीकार किए हैं। प्लेटो का दूसरा जो सिद्धांत है वो अनुकरण का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत काव्य का सिद्धांत था, ये दूसरा सिद्धांत है जो कौन सा है? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। देखिए, प्लेटो क्या मानते हैं कि वस्तु के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन से? एक आदर्श रूप, दूसरा वास्तविक रूप और तीसरा अनुकृत रूप। यानी एक जो आदर्श है वो सत्य है, जैसे ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया रूप है वो क्या है? सत्य है। दूसरा ये वास्तविक रूप मानते हैं। जो वास्तविक रूप है ये सत्य से दुगना दूर है, और इसका निर्माण कौन करता है? ये कारीगर करता है। अनुकृत यानी जिसकी नकल की गई है वो सत्य से तिगुना दूर है, और इसकी रचना कौन करता है? कलाकार करता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने पलंग का उदाहरण भी दिया है। पलंग क्या होता है? बिस्तर जिस पर बिछाकर सोया जाता है, पलंग, जिसको हम बेड भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर पलंग का उदाहरण ये कैसे देते हैं? ये मानते हैं कि ईश्वर एक पलंग की रचना करता है। मान लीजिए कोई बेड है, एक बिस्तर है, एक पलंग है, इसकी रचना कौन कर रहा है? इसकी रचना ईश्वर कर रहा है। इस पलंग को ईश्वर ने बनाया, यानी ये सत्य है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है। फिर ईश्वर ने इसको कहाँ बनाया? हमारी कल्पना में, हमारी इमेजिनेशन में। लेकिन इसका यथार्थ रूप किसने दिया? कारीगर ने। इसको किसने बनाया? ईश्वर ने। अब इसका रूप किसने दिया? कारीगर ने इसको रूप दिया और लकड़ी से इसको बना दिया।
ये पहला स्तर है जो सत्य है, लेकिन ये दूसरा स्तर है, यानी सच्चाई से ये दुगना दूर है। तीसरा स्तर क्या है? जब कवि ने उस पलंग को देखकर अपनी कल्पना से उस पर कुछ पंक्तियाँ लिख दी, कुछ कविता लिख दी, तो वो क्या है? तीसरा। ये किसने करा? ये कलाकार ने। और ये कितना दूर है? ये सच्चाई से, सत्य से तिगुना दूर है। सत्य तो ये है, दुगना दूर, यानी दूसरे नंबर पर कारीगर का काम आया और तीसरे नंबर पर कलाकार का काम आया। तो इसी तरह से जो प्लेटो है ये कवि के काव्य को भी इसी प्रकार से मानते हैं। जो काव्य है या कोई विचार, वो सबसे पहले ईश्वर की उत्पत्ति मानते हैं या ईश्वर से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ईश्वर से वो भाव कहाँ जाता है? कारीगर में जाता है, और कारीगर से वो भाव कहाँ जाता है? कलाकार में जाता है। यानी ये इससे कितना दूर है? ये तिगुना दूर है। ये मानते हैं कि जो कवि है वो अपने यश और कीर्ति का अभिलाषी है। वो पाठकों की वासनाओं को उत्तेजित करता है, आवेगपूर्ण बनाता है। इस प्रकार से वो किस लिए करता है ये सारे काम? इस समाज में लोकप्रिय बनने के लिए। यहाँ पर कवि आत्मा के सत्य का उद्घाटन करने के लिए काव्य नहीं लिखता, बल्कि प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काव्य लिखता है। मान लीजिए ईश्वर ने पहाड़ बनाए, प्रकृति बनाई, और एक कारीगर ने उस प्रकृति को अपने चित्र पर बना दिया। चित्र क्या है? जो पेंटिंग है या पोस्टर है उस पर बना दिया, वही पहाड़, वही प्रकृति। यहाँ ये दुगना दूर हो गया। और कलाकार क्या करता है? इसी प्रकृति को देखकर एक काव्य की रचना कर देता है। लेकिन ये काव्य की रचना क्यों करता है? समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने यश, अपने मान सम्मान और अपनी कीर्ति के लिए। समाज उस कलाकार के काव्य को पढ़कर उत्तेजित होगा, भाव विभोर हो जाएगा, या उसके भावों से किसके भाव जुड़ जाएंगे? इस चित्र के भाव जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ये मानते हैं कि कवि ये कार्य लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए नहीं करता, या समाज को सत्य के मार्ग पर लेकर जाने के लिए नहीं करता, बल्कि किसके लिए करता है? केवल अपने यश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटो क्या है? अनुकरण सिद्धांत, कि कवि को ये केवल अनुकर्ता मानते हैं, कि वो नकल करता है। किसकी नकल करता है? ईश्वर के बनाए हुए सत्य की नकल करता है। और नकल करने में भी ये तीसरे नंबर पर है, यानी स्थान कौन सा दिया है? तिगुना दूर है। अनुकृत रूप क्या है? सत्य से तिगुना दूर है। ये बात आपको समझनी है। देखिए, वह बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नोट्स बनाए। ये नोट्स किसने दिए? भगवान ने मुझे समझने की शक्ति दी, मैंने ये नोट्स बनाए, मैं दूसरे नंबर पर हूँ। आपने मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स की फ़ोटोकॉपी करवा ली। वो फ़ोटोकॉपी क्या है? वो आपके द्वारा, आप कौन है? कवि या तीसरे स्तर पर जो व्यक्ति आता है। तो ये सत्य, ये ईश्वर ने विचार दिया कि मैं इस पर नोट्स बनाऊं। मैंने नोट्स बनाए, वही नोट्स आपने फ़ोटोकॉपी करवा लिए। तो यानी फ़ोटोकॉपी, ये भी फ़ोटोकॉपी है क्योंकि मैंने इससे फ़ोटोकॉपी किया। और ये वाला जो तीसरा स्तर है, ये फ़ोटोकॉपी का भी फ़ोटोकॉपी है। आप ये ध्यान दें कि पहला तो ये है जो सत्य है, ये इसकी फ़ोटोकॉपी है, और ये वाला इसकी फ़ोटोकॉपी है। यानी जो कवि लिख रहा है या कवि विचार अभिव्यक्त कर रहा है, वो तो फ़ोटोकॉपी के भी फ़ोटोकॉपी हुए। इसी बात पर प्लेटो बल देते हैं। यहाँ पर प्लेटो सत्य की भी परिभाषा देते हैं। सत्य कौन सा? जो समाज में होना चाहिए, जिस सत्य को आधार बनाकर कवि को काव्य करना चाहिए। ये कहते हैं कि मूल सत्य एक अखंड है और ईश्वर उस सत्य का कर्ता है। जो मूल सत्य है वो अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, और भगवान या ईश्वर ही है जो उस सत्य की रचना करने वाला है। यह वस्तु जगत उस परम सत्य का अंश नहीं बल्कि अनुकरण है। यानी जो संसार दिखाई दे रहा है, जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार, वो क्या है? नकल है। वो परम सत्य का अंश नहीं है बल्कि उसी का अनुकरण है। यानी फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। कलाकार, यहाँ पर ध्यान दें, वस्तु जगत क्या है? पहली फोटोकॉपी है। और कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है, यानी कलाकार जो लिखता है वो उस फोटोकॉपी की भी नकल करता है। तो ये कलाकार तीसरे स्तर पर आता है यहाँ पर। अतः कवि वर्णित सत्य मूल सत्य से तिगुना दूर है। सभी कलाकारों की भांति त्रासदीकार भी यहाँ पर अनुकर्ता है। अनुकर्ता का मतलब नकल करने वाला। देखिए, त्रासदीकार कौन? त्रासदी क्या होती है?
जिस काव्य में हम दुख का वर्णन करें या किसी की पीड़ा का वर्णन करें। त्रासदी के बारे में प्लेटो ये कहते हैं कि त्रासदी का कवि हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जगाता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य से दूर है। जो प्लेटो हैं ये त्रासदी के विरोधी हैं। ये कहते हैं दुख तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए, दुख को तो अभिव्यक्त करना ही नहीं चाहिए। फिर हम मंच पर दुख को क्यों बताएं, मंच पर दुख को क्यों लेकर आए, लोगों को क्यों परेशान करें, लोगों को क्यों दुखी करें। क्योंकि जब हम त्रासदीपूर्ण नाटक लेकर आएंगे या त्रासदीपूर्ण काव्य लेकर आएंगे तो लोग दुखी होंगे। तो हम त्रासदी क्यों दिखाएं, लोगों को दुखी करने के लिए हम काव्य की रचना ना करें। इसके साथ साथ प्लेटो अपने काव्य में सरलता पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य सरल होना चाहिए। सरलता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, यानी न्याय क्योंकि सरल है उसको लागू किया जा सकता है, उन नियमों का पालन करके समाज को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। वैसे ये काव्य के बारे में कहते हैं कि काव्य सरल होना चाहिए, यानी काव्य को भी न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये मानते हैं कि काव्य में उद्देश्य की एकता तथा आध्यात्मिकता होनी चाहिए। जो काव्य हम लिखें उसमें एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए और वो एकता हो, उसमें उद्देश्य भिन्न भिन्न ना हो, तथा इसके साथ साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। काव्य के विषय का संबंध धर्म और नीति से होना चाहिए। काव्य में देवताओं के सद्गुण, सच्चाई और शील तथा दृढ़ता का होना आवश्यक है। जहाँ पर भी हम काव्य की बात करें उस काव्य में सद्गुण कौन कौन से होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, शील होना चाहिए और इसके साथ साथ दृढ़ता का भाव होना भी ज़रूरी है। यही सद् काव्य है। सद् काव्य कौन सा है? जो देवताओं की स्तुति और सज्जन की प्रशंसा करता है। ये मानते हैं कि सद् काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देव स्तुति और सद्जनों की प्रशंसा। जो सज्जन है या सतजन है, जो अच्छे व्यक्ति है, उनकी प्रशंसा। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और बात कहते हैं, वो क्या है? असद साहित्य। असद साहित्य यहाँ पर कौन सा है? ये वो साहित्य है जिसका यथार्थ नहीं होता, जो सच्चाई पर आधारित नहीं होता, जो दंत कथाएं या कहानियां समाज में चलती है। यहाँ पर वो कल्पना का विरोध करते हैं कि जो दंत कथाएं हैं वो किस पर आधारित है? वो कल्पनाओं पर आधारित है। ये कल्पना का विरोध करते हैं। प्लेटो ये मानते हैं कि कल्पना कवि को झूठे बिंब और चित्र दिखाती हैं। ये जो झूठे बिंब और चित्र हैं ये वास्तविक नहीं है। इसीलिए प्लेटो रंगमंच पर या अपने काव्य के भीतर इस प्रकार के भावों को शामिल करने का विरोध करते हैं। इसी तरह ये त्रासदी का भी विरोध करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्लेटो ने कवि की 3 विशेषताओं पर बल दिया है। 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? उसमें पहली विशेषताएं आप मान सकते हैं कवि की 3 विशेषताएं। एक तो प्राकृतिक शक्ति, कि जो काव्य रचना की शक्ति है वो प्राकृतिक है, उसको अर्जित नहीं किया जा सकता, वो ईश्वर की देन है। दूसरी क्या मानते हैं? आवश्यक नियमों का ज्ञान, कि मानव को जो काव्य रचना करने वाला है उसे आवश्यक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ये मानते हैं अभ्यास को, कि जो भी चीज़ें नहीं आती कवि को वो अभ्यास के माध्यम से सीख सकता है। इसीलिए ये सत्य साहित्य के निर्माण पर या सद् काव्य के निर्माण पर बल देते हैं। ये मानते हैं कि ऐसा साहित्य ही मानव के स्वभाव का चित्र, सच्चा चित्र प्रस्तुत कर सकता है। कवि ऐसा साहित्य लिखे जो मानव समाज में जो कुछ भी महान है उसकी वृद्धि करे। यानी मानव समाज को अगर महान करना है तो कवि की इन बातों को ध्यान में रखकर साहित्य लिखना होगा। इसके बाद है विशेष तथ्य या प्लेटो की देन। देखिए प्लेटो ने काव्य की देवी को क्या कहा है? म्यूजेज कहा है। ये ध्यान रखें कि प्लेटो ने काव्य की देवी को म्यूजेज कहा है और म्यूजेज की दैवीय प्रेरणा से ही काव्य की रचना की जा सकती है। त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा है, इसलिए त्रासदी के विरोधी रहे हैं। काव्य और दर्शन के बारे में गंभीर चिंतन किसने किया? सबसे पहले काव्य और दर्शन का गंभीर चिंतन प्लेटो ने किया है। प्लेटो काव्य को जला देने की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि जो समकालीन काव्य लिखा गया है वो जलाने लायक है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। कवि की तुलना में मोची को ज़्यादा महत्व देते हैं। मोची जो जूतों को ठीक करता है उसको ज़्यादा योग्य मानते हैं बजाय कवि के। कला में सबसे पहले अनुकरण की बात
प्लेटो ने की। ये आपको ध्यान में रखना है कि कला के क्षेत्र में सबसे पहले अनुकरण की बात अगर की तो किसने की? प्लेटो ने। ये क्या मानते हैं कि सत्य से जो कला है वो कितनी दूर है? तिगुनी दूर है। कला कौन बनाता है? कवि या काव्य रचनाकार। तो उसको कितनी दूर माना है? तिगुना दूर माना है। कला के दो भेद इन्होंने माने हैं, एक माना है ललित कला और दूसरा माना है उपयोगी कलाएं। आज भी हम इन्हीं भेदों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण करते हैं। काव्य का प्रमुख कार्य क्या है? प्रभावित करना, ना कि उपदेश देना। प्लेटो ये मानते हैं कि वही काव्य यथार्थ या सत्य काव्य है जो मानव जीवन को प्रभावित करे, उसमें बदलाव लाने के लिए प्रेरणा दे, ना कि उपदेश देना काव्य का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लेटो की दोष क्या है, त्रुटियाँ क्या है, उसके काव्य में या उसके विचारों में बुराइयाँ क्या है। देखिए, ये बात ठीक कही जा सकती है कि कवि सत्य से कुछ कम रचना करता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि वह सत्य से कुछ अधिक भी दे रहा है। मान लीजिए कुछ सच्चाई को कवि ने देखा, हो सकता है इसका यथार्थ चित्रण ना हो, लेकिन जो चित्रण कर रहा है उसमें कुछ अलग भी तो उसने डाला है। कवि अपनी कल्पना के वैभव द्वारा कुरूप को भी सुंदर बना देता है। कुरूप यानी जो अच्छा नहीं दिखता उसको भी सुंदर और सत्यप्रिय बनाता है। प्लेटो की सबसे बड़ी त्रुटि यही है, सबसे बड़ा दोष क्या है? यही है कि उन्होंने काव्य कला में सृजनशीलता को नहीं समझा, यानी जो इमेजिनेशन है, जो सृजनात्मकता है, उसको महत्व नहीं दिया। सृजनात्मकता को इन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने काव्य को हृदय का व्यापार न मानकर केवल और केवल उसे अनुकरण माना है। ये मानते हैं कि जो काव्य है ये मन से नहीं आता, हृदय से नहीं आता, बल्कि नकल है। इन्होंने प्रत्येक जगह इस बात पर बल दिया है कि काव्य हृदय का कार्य नहीं बल्कि अनुकरण है, और आत्मा तत्व की इन्होंने यहाँ पर उपेक्षा कर दी। उस काव्य को समाज कल्याण की दृष्टि से ही इन्होंने देखा कि काव्य कैसा हो जो समाज में कल्याण करे, समाज में कल्याण करने योग्य हो, वही अच्छा काव्य है। ऐसा करते समय उन्होंने कला पक्ष को तो महत्व दिया, और कला में भी क्या, जो पक्ष सुंदर है, सुंदर, उसको तो महत्व दिया। ध्यान दे यहाँ पर कि कला पक्ष की सुंदरता को इन्होंने अनदेखा कर दिया। किसको महत्व दिया? ये विशेष बातों को महत्व देते हैं। देखिए, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव हैं, तो यहाँ पर जो शिव हैं उन पर तो महत्व दिया, लेकिन सुंदरता पर महत्व नहीं दिया। तो इसी बात से अगर देखें तो ये इनके कुछ दोष हैं कि उन्होंने कला या काव्य के बारे में केवल नीति शास्त्र के दृष्टि से ही सोचा। नीति शास्त्र का काम क्या होता है? नीति शास्त्र का काम होता है उपदेश देना, जबकि जो कलाकृति है वो उपदेश नहीं देती। यही कारण है कि उनके अपने शिष्य जो अरस्तु हैं, इंग्लैंड के सिडनी और शैले ने भी प्लेटो का विरोध किया। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने इनका विशेष तौर पर विरोध किया। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि प्लेटो किससे प्रभावित थे? तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित थे। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी जब समाज में सुधार करने की आवश्यकता थी, नए दार्शनिक विचारों की आवश्यकता थी। इसीलिए प्लेटो के विचार कुछ इसी प्रकार के रहे कि उन्होंने सुंदरता को महत्व नहीं दिया, शिव को महत्व दिया, इसके साथ साथ समाज सुधार पर बल दिया, कलाकार की कल्पनाशीलता को महत्व नहीं दिया, बल्कि काव्य समाज के लिए उपयोगी कैसे हो इसी बात पर उन्होंने बल दिया। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्लेटो से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को करते हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस प्लेटो या इस विषय से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।